Hello friends, I am Shalini Bhardwaj and you all are watching ANI. Today we have with us a special guest Dr. Kamini Walia, who is a senior scientist from ICMR. Ma'am, welcome to ANI. आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो है टाइफाइड। हो सकता है आप में से किसी को भी टाइफाइड हुआ हो, लेकिन हैरानी की बात है कि इस बीमारी का इलाज जो है लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं और खुद ही सेल्फ मेडिकेशन करने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे देश में अब एंटीबायोटिक्स भी जो हैं वो भी इस बीमारियों से लड़ने में जो है कामयाब नहीं हो पा रही हैं, और इसका कारण है AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। मैं जानना चाहूँगी टाइफाइड पहले एक तो होता कैसे है और क्या ये एक से दूसरे में फैलता है, और अगर फैलता है तो वो तरीका क्या होता है और क्या वजह है, किस बैक्टीरिया की वजह से होता है ये? थैंक यू। टाइफाइड जिसको हम जानते हैं जो कि फूड और वाटर से, खाने से और पानी से फैलता है, पानी में होता है ये पैथोजन। ये होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी। ये कुछ बग्स हैं जिनसे टाइफाइड होता है। और इसका एक मेजर सोर्स जो इन्फेक्शन का होता है वो है पानी में होना या फूड, जैसे हम बाहर जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, रॉ वेजिटेबल्स या रॉ सैलड खाते हैं कहीं पर, अगर वो साफ़ पानी से नहीं धुले हुए तो बहुत बड़ा चांस रहता है कि टाइफाइड हो सकता है। सो इसमें मेजर जो प्रिवेंशन है वो यही है कि आप सैनिटेशन, हाइजीन को मेंटेन करें, साफ़ पानी पिएं। और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है जो लोगों में जो कैरियर रहते हैं इसके लिए, जो स्पेशली फूड हैंडलर्स होते हैं, अगर वो इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी है जो कि पढ़ाई जाती है जब आप पब्लिक हेल्थ पढ़ते हैं, उसको लेडी को कहते थे टाइफाइड मेरी। वो जब वो कैरियर थी, उनको पता नहीं था, और वो जिस घर में जाके कुकिंग करती थी वहाँ पे टाइफाइड हो जाता था लोगों को, और ऐसा ही एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ। सो फूड हैंडलर्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स हैं टाइफाइड ट्रांसमिशन का। मैम, देखा गया है जैसे कि अगर हम बात करें सिर्फ रूरल एरियाज़ की नहीं, अर्बन एरियाज़ की बात करें, दिल्ली की ही हम बात कर लेते हैं या फिर NCR रीजन की, पानी जो है बहुत गंदा आता है। और ऐसे ही एक राज्य में अभी हाल ही में कई सारे क्लस्टर ऑफ केसेस हैव बीन रिपोर्टेड। अगर हम अर्बन एरिया में दिल्ली में भी आ जाते हैं तो पानी जो है वो कितना बड़ा जिम्मेदार है इसके लिए, और पानी का कितना बड़ा रोल है कि जिसकी वजह से टाइफाइड हो सकता है? देखिए, पानी तो एसेंशियल है, हर एक को पानी चाहिए। और जब पानी नहीं आता, जैसे रेगुलर सप्लाई नहीं आती कहीं पर पानी की, तो बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करते हैं। बोरिंग का पानी यूज़ करते हैं लोग, टैंकर की सप्लाई आती है। सो इसके कारण एक मेजर इशू है कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सोर्स रहा। प्लस जब हम जैसे स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हैं, कहीं पे आपने गोलगप्पे खाए, कहीं पे आपने भेलपुरी खाई, अब वो जो उन्होंने यूज़ किए वेजिटेबल्स वो किस पानी में धोए, वहाँ पे कोई सप्लाई क्लीन सप्लाई का सोर्स था कि नहीं। सो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, पर वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड। मैम, जैसे कि आपने बताया है कि वाटर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड। ऐसे अगर हम बात करें RO वाटर की, तो कई लोग हैं जो कि RO वाटर लेते हैं, उसके बावजूद उनको टाइफाइड होता है। व्हाट कैन बी द रीज़न बिहाइंड इट? सो RO वाटर और अदर दीज वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स, ये एक्चुअली दे हैव बीन वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शंस विच वर कॉज्ड बाय वाटरबोर्न पैथोजेंस। जैसे आप देखोगे पहले बहुत डायसेंट्री होता था, शाइगेला डायसेंट्री जो होता था वो RO के आने के बाद completely वैनिश हो गया है। सो RO और वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स हैव डेफिनेटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट वी आर कंज्यूमिंग दीज डेज। लेकिन जो आप बाहर खाना खा रहे हैं, जो आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, या आप किसी पार्टी में खाना जाके खा रहे हैं जहाँ पर कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया, वहाँ सिर्फ एक RO वाटर पीने से आप अपने आप को बचा नहीं सकते। सो दिस इम्प्लीमेंट हैज़ टू बी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स कि पानी की क्वालिटी अच्छी हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए, तभी हम टाइफाइड जैसी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं।
मैम अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से हमने कई बार देखा है किसी को टाइफाइड अगर हो जाता है वो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं एंड दे टेक इट वेरी लाइटली दो इट इज़ वेरी कंटेजियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। आज ही एक स्टडी छपी है एंड एज पर दैट स्टडी 4.9 मिलियन केसेस होते हैं हमारे एनुअली ऑन एन एवरेज, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें से 7-8 हज़ार लोगों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग राइट ट्रीटमेंट। अब मोस्टली जो है हमारा ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से एक ड्रग्स हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, उनसे ट्रीट किया जा रहा था। पर फ्लोरोक्विनोलोन्स बहुत मिसयूज़ हुई एज अ रिज़ल्ट जो अभी टाइफॉइड है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स को रेजिस्टेंट हो गया है। तो इसके कारण अभी भी अगर आप पेशेंट्स को फ्लोरोक्विनोलोन से ट्रीट कर रहे हैं तो पेशेंट्स रिकवर नहीं करेंगे और उनकी बीमारी चलती जाएगी। और बहुत बड़ा नंबर जो डेथ्स का है वो उन पेशेंट्स में होता है जिनमें फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंट टाइफॉइड होता है। सो इसको हम कैसे अब रोक सकते हैं? टेस्टिंग नहीं होती हमारे यहाँ, और प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में एक भी अच्छा टेस्ट नहीं है जो कि हम टाइफॉइड के लिए यूज़ कर सकें। वडाल टेस्ट जो है वो ICMR की जो लिस्ट है ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट रिकमेंड नहीं करती, फिर भी वो हो रहा है और उसको कैसे करना है वो भी लोगों को पता नहीं है। और भी कुछ टेस्ट्स हैं जो रिकमेंडेड नहीं हैं पर मार्केट में अवेलेबल हैं तो लोग कर रहे हैं। सिर्फ एक टेस्ट है जो कि रिकमेंडेड है, वो ब्लड कल्चर है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पेशेंट को बुखार आया, पेशेंट एंटीबायोटिक ले लेते हैं। जब वो एंटीबायोटिक लेने के बाद ब्लड कल्चर के लिए ब्लड का सैंपल देते हैं वो नेगेटिव आता है। तो कभी प्रॉपर डायग्नोसिस टाइफॉइड का हो ही नहीं पाता। तो डॉक्टर्स भी टाइफॉइड को ब्लाइंडली ट्रीट करते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स दे देते हैं, फिर उनको जब पता चलता है कि अच्छा पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा फिर दूसरी ड्रग्स देते हैं। तो इसलिए जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत एक्सटेंड हो जाती है और कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। कभी कभी टाइफॉइड फिर एडमिशन करना पड़ता है। सो इसलिए टाइफॉइड को बड़े अच्छे से डायग्नोस करने की और ट्रीट करने की ज़रूरत है। मैम कैन अ पर्सन गेट टाइफॉइड अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स री-इन्फेक्शन? हाँ, सो जब टाइफॉइड पूरी तरह क्योर नहीं होता है तो इट रिमेन्स इन योर बॉडी, वो फिर रिकरेंट टाइफॉइड हो जाता है। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जिनको रिकरेंट टाइफॉइड हो जाता है। सो अगर अच्छे से ब्लड कल्चर लिया जाए, फिर उसकी ससेप्टेबिलिटी सेंसिटिविटी टेस्टिंग करी जाए कि कौन सी ड्रग्स को ये टाइफॉइड सेंसिटिव है, फिर हम ये सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं। मरीज़ को बुखार हुआ, वो उसका पहले ब्लड कल्चर जाए, फिर उसके बाद उसकी दवाई शुरू हो। ब्लड कल्चर की रिपोर्ट की जब आ जाए उसके हिसाब से एंटीबायोटिक चेंज करने की ज़रूरत है तो डॉक्टर वो करे। सो ICMR से जो हम हर साल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उसमें हम ट्रेंड और पैटर्न देते हैं कि आजकल ड्रग रेजिस्टेंस का क्या ट्रेंड चल रहा है। उसको अगर फॉलो किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट्स ठीक से ट्रीट हो सकते हैं। मैम ICMR खासतौर पे इस तरह के सर्वेज और रिसर्च तो करता ही रहता है बीमारियों को लेकर, या फिर हम बात करें AMR की, लेकिन अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो क्या कुछ इस तरह की टेस्ट की भी बात की जा रही है या इस पर कोई किसी तरह की रिसर्च चल रही है जिसकी एफिकेसी ज़्यादा हो और टू द पॉइंट पता चल सके कि पर्टिकुलर जो भी पेशेंट आए उसे टाइफाइड है? सो हमारा जो नेटवर्क चल रहा है जिसमें हम सर्वेलेंस करते हैं, अगर आप वो रिपोर्ट देखें तो हमारे पास सबसे कम पैथोजेंस टाइफाइड के आते हैं, क्योंकि एक तो ये कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज़ है। हमारा डेटा मोस्टली बड़े बड़े हॉस्पिटल से आता है जो टर्शरी केयर हैं, जहाँ पे मोस्टली वेरी सिक पेशेंट्स और रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं। तो रीज़न ये है कि अगर हम 1 लाख आइसोलेट का डेटा रिपोर्ट करते हैं तो उसमें सिर्फ 1000 या 1500 आइसोलेट टाइफाइड के होते हैं, क्योंकि आधा टाइम वो पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता। जब वो आ भी जाता है तो उसने इतने एंटीबायोटिक खाए होते हैं कि उसका ब्लड कल्चर पॉजिटिव ही नहीं आता। अब ब्लड कल्चर पॉजिटिव ना आना और सिर्फ एक ही टेस्ट होना, ये बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है टाइफाइड पेशेंट्स के लिए। सो दैट इज़ वाई वी प्रायोरिटाइज्ड टाइफाइड डायग्नोस्टिक्स 2 years बैक। अभी हम 4 ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को फंड कर रहे हैं जिनका कि इस साल में हमें पता चलेगा कि वो वेदर दे कैन बी डेवलप्ड इनटू अ फुल फ्लेजेड टेस्ट।
अगर वो टेस्ट मार्केट में आ जाता है तो उससे टेस्टिंग की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी। वो हो सकता है इतना सस्ता ना हो जितना वडाल है या कोई और टेस्ट हैं, पर उससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी और हम जो है एक सही आंकड़ा भी दे सकेंगे कितने पेशेंट्स को एक्चुअली टाइफॉइड होता है। पेशेंट के लिए भी अच्छा है, उसको टाइमली रिपोर्ट मिलेगी, उसका टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो सकेगा और टाइफॉइड कॉम्प्लिकेट भी नहीं होगा। मैम, आप जब ये इस तरह की रिसर्च करते हैं तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या फिर चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, खास तौर पे अगर हम टाइफाइड से जुड़ी हुई बात करें तो? इसमें बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो कम्युनिटी में यूज़ हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। जैसे अगर हम बहुत बड़ी लैब्स लें, जैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट की लैब है या पीजीआई चंडीगढ़ की लैब है, वहाँ बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप कम्युनिटी लेवल हॉस्पिटल पे जाते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, लैब कैपेसिटी इतनी एडवांस नहीं होती, तो हमें कम्युनिटी में रखने के लिए टाइफॉइड के लिए एक ऐसा टेस्ट चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएचसी में हो सके। उसमें क्या रहता है कि हम कोशिश ये भी करते हैं कि टेस्ट हम डायरेक्ट ब्लड सैंपल से कर सकें, उसमें ज़्यादा ग्रोथ की रिक्वायरमेंट ना हो, ज़्यादा इंक्यूबेशन की रिक्वायरमेंट ना हो। ये कुछ हमने एक टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल बनाया है कि किस तरह के डायग्नोस्टिक जो है इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में टाइफॉइड डिटेक्शन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगे। उस टीपीपी के हिसाब से हम टेक्नोलॉजी चूज़ करते हैं, लैब चूज़ करते हैं, कौन सी लैब है जो इस पे एडवांस काम कर सके, क्योंकि एक बार जब टेस्ट डेवलप हो जाता है उसको वैलिडेट करना पड़ता है। वैलिडेशन करने के लिए हमें पेशेंट सैंपल्स चाहिए होते हैं। ये कुछ चैलेंजिंग स्टेप्स रहते हैं। एक बार अगर आप पेशेंट सैंपल्स पे चेक कर सकें कि वो रिकग्नाइज कर रहा है कि नहीं। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैलेंज टाइफॉइड डायग्नोस्टिक में है कि ये जो टाइफॉइड का बग है, ये इसका नंबर हमारे ब्लड में बहुत कम रहता है। वो एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टेस्ट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते ब्लड से डायरेक्टली। हमें उस तरह की टेक्नोलॉजीज़ भी ढूंढनी पड़ती हैं जो कि थोड़े से पैथोजेंस को अगर वो डिटेक्ट करें तो एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस दे सकें। वो सब जो है हम उसका ध्यान रखते हैं जब हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं। मैम, जब टाइफाइड किसी को होता है पेशेंट को, तो लगभग नॉर्मली आमतौर पर कितना समय लगता है ठीक होने में? अगर सही से ट्रीटमेंट चले तो 5-7 दिन में बुखार टूटना शुरू हो जाता है और 10-15 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक ठीक नहीं है तो बुखार ही नहीं टूटता, उसको डेफरवेसेंस बोलते हैं इंग्लिश में। उस पे डिपेंड करता है कि अगर सही ट्रीटमेंट मिले तो पेशेंट 15 दिन में ठीक हो जाता है, अगर नहीं मिले तो फिर पेशेंट लंबा चलता है। मैम, टाइफाइड के केसेस में एक स्टेज आ जाती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, दैट इज़ AMR। फिर हम बात करते हैं मल्टी रेजिस्टेंस, दैट इज़ MDR, देन XDR। ये स्टेजेस कब आती हैं? MDR XDR जो है वो पैथोजन की स्टेज है, वो पेशेंट की स्टेज नहीं है। जब एक पैथोजन मल्टी ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो जाता है, जैसे 1990s में जो हमारे कंट्री में टाइफॉइड था, इट वॉज रेजिस्टेंट टू अमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कोट्रामॉक्साजोल एंड क्लोरमफेनिकोल। ये 3 ड्रग्स उस टाइम मेनली यूज़ होती थी टाइफॉइड के ट्रीटमेंट के लिए। 90s में इन तीनों ड्रग्स को रेजिस्टेंस आ गया इन साल्मोनेला टाइफी। दिस वाज कॉल्ड MDR टाइफी। अभी जो XDR है उसमें ड्रग्स लाइक सेफ्ट्राक्सोन, कार्बापेनम, एजिथ्रोमाइसिन जो कि अभी करंटली यूज़ हो रही हैं। जब इन ड्रग्स को रेजिस्टेंस आ जाती है देन वी कॉल इट XDR। देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ दिस काइंड ऑफ XDR टाइफॉइड फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। पाकिस्तान में एक आउटब्रेक हुआ, इंडिया में भी कुछ आउटब्रेक्स इस तरह के हो रहे हैं। पीछे रिपोर्ट मुंबई में रिपोर्ट हुआ, वडोदरा में रिपोर्ट हुआ, अभी गुजरात में रिपोर्ट हो रहा है। ये बहुत ही मुश्किल क्रिएट कर देता है पेशेंट्स के लिए। इस केसेस में ब्लड कल्चर का टेस्ट और सेंसिटिविटी का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको सेफ्ट्राक्सोन से भी रेजिस्टेंस आ जाती है, आप एजिथ्रोमाइसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। द ड्रग्स आर अवेलेबल, लेकिन टेस्टिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप पेशेंट को राइट ड्रग एट द राइट टाइम एंड द राइट डोज दे सकते हैं।
जैसे कि आपने बताया कि जल्दी हमारे देश में ऐसी उम्मीद की जा रही है, आईसीएमआर रिसर्च कर रहा है, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसे टेस्ट मौजूद होंगे कि जल्दी से टाइफाइड का पता लगाया जा सकेगा। ऐसे में मैम आप व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि घरों में ज़्यादातर घर ऐसे हैं जिनमें पानी साफ़ नहीं है, लोग आरओ भी प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसे में तो किस तरह से बचे, क्योंकि आरओ वाले जो वाटर ले रहे हैं वो भी दे आर ऑल्सो नॉट सेफ, तो व्हाट शुड बी डन, कैन यू सो ये एक पर्सनल लेवल पे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं और एक सिस्टम्स लेवल पे प्रिवेंशन की ज़रूरत है। सो मैं पहले पर्सनल लेवल पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो उसका की प्रिंसिपल्स यही है, वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, साफ़ पानी कंज्यूम करें। ज़रूरी नहीं है वो आरओ से ही आए, कुछ और भी अफोर्डेबल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम्स हैं जो कि टाइफाइड को प्रिवेंट करते हैं। वन कैन यूज़ दैट। इधर उधर खाना मत खाएं, स्ट्रीट फूड जहाँ पे पता है कि सब्ज़ी कच्ची है, धुली हो सकती है कंटामिनेटेड पानी में, उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। देर आर वैक्सीन्स अवेलेबल जो आपको काफ़ी समय के लिए प्रोटेक्शन देते हैं। अभी जो देखने में आया है कि 5 साल से कम बच्चे और लगभग 14 साल से कम बच्चों में काफ़ी सीवियर टाइफाइड होता है। वो टाइम वो भी होता है जब बाहर बच्चे खाना खाना शुरू करते हैं। और जो दूसरा सबसेट है वो भी है जो बच्चे कॉलेज या हॉस्टल में जाते हैं, वो भी बाहर खाना खाते हैं। तो इस केस में वैक्सीन देना बहुत इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस कि जो वैक्सीन हमारे कंट्री में अवेलेबल है उसको हम यूज़ करें और अपने आप को टाइफाइड से प्रोटेक्ट करें। मैम ये वैक्सीन कौन सी है और इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, क्योंकि लोगों में इसको लेके जागरूकता काफ़ी ज़्यादा कम है। सो टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन हमारे कंट्री में अवेलेबल है। 3 या 4 कंपनीज़ वो बनाती हैं और वो 3 से 5 साल तक के समय तक प्रोटेक्शन देती हैं। उसके बाद आपको फिर से लेना पड़ेगा शायद 5 साल के बाद। इस पे अभी रिसर्च और चल रही है। अभी किसी भी सरकारी योजना में वैक्सीन नहीं आई है बट मार्केट में अवेलेबल है। सो ये आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर से, आप अपने डॉक्टर से पूछकर इस वैक्सीन को ले सकते हैं। मैम लगभग कितने सालों से ये वैक्सीन उपलब्ध है? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता बट काफ़ी टाइम से दीज वैक्सीन्स हैव बीन अवेलेबल इन और एफिकेसी बहुत अच्छा उस तरह से सारे टेस्ट हो चुके हैं, तभी ये अच्छी एफिकेसी है, तभी ये मार्केट में आई है। बट ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी फ्रॉम 4 to 5 years। तो जैसे कि डॉक्टर कामिनी ने हमें बताया कि सरकार जो है टेस्टिंग पर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, यानी कि जल्द ही ऐसे टेस्ट मौजूद होंगे जो ये पता लगाने में कामयाब होंगे कि टाइफाइड है या नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में एक ऐसा पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है जो ये बता सके कि टाइफाइड है पेशेंट को या नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को सेल्फ मेडिकेशन जो है वो छोड़ना पड़ेगा, बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवा या फिर अगर हम बात करें एंटीबायोटिक को ना लें। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन ANI। थैंक यू सो मच।